पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इन विचारों से ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। यानी युक्त आहार और विहार से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं, फिर चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। तो इन्हीं विचारों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सर, जैसा कि मैंने अभी ये श्लोक बोला, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। सर, इस श्लोक के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और इससे किस तरीके से वो मोटिवेट हो सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे भारत देश में भगवत गीता को हम रेस्पेक्ट करते हैं जी। लेकिन हम भगवत गीता को पढ़ते कम हैं, समझते कम हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट कम करते हैं। जी। अगर हम अपने भारतीय ग्रंथों को, भगवत गीता को पढ़ने लग जाएं और उसके फार्मूला को लाइफ में अपनाने लग जाएं तो हेल्दी होना तो बहुत ईजी है। युक्त आहार विहारस्य, आहार और विहार, जो हम भोजन करते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर वो राइट हो जाए, अप्रोप्रिएट हो, योगी की तरह हो, तो बहुत आसानी से हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। और इसी के तर्ज पे लाइफ स्टाइल मेडिसिन अब डेवलप हो रहा है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, कि जहाँ पे दवाइयों पे फोकस नहीं करते, लाइफ स्टाइल मेडिसिन के अंदर आहार और विहार, जो भगवत गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्न बोधस्य, जो हमारी नींद है, आहार विहार नींद, अगर हम इसे प्रिसाइज कर लें तो सारी बीमारी ठीक हो जाती है। योगो भवति दुःखः, योग जो है, इस तरह से योग का अभ्यास, योगी का जीवन में कोई दुख, कोई बीमारी नहीं रह सकती। तो हमें ये समझने की जरूरत है, हमें भगवत गीता की टीचिंग्स को लाइफ में उतारने की जरूरत है। हम क्या भोजन करें, किस प्रकार भोजन करें, किस प्रकार का हमारा लाइफ स्टाइल, हम अपने 24 आवर्स के समय को किस प्रकार से बिता रहे हैं, यही है लाइफ स्टाइल। हमारा सोना कैसा है, क्या हम जीवन में तनाव जो ले रहे हैं, क्या तनाव और हेल्थ का कनेक्शन है, कितना कनेक्शन है, उस तनाव को कैसे कम करें। इन सभी बातों पे अगर हम समझेंगे, चिंतन करेंगे, बहुत इजीली हम हेल्दी हो जाएंगे। दवाओं पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, प्राकृतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा। जी। तो सर, कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या है, शारीरिक मानसिक, उन सब का समाधान बहुत पहले ही हो चुका था। हाँ। हमें बस उसका ध्यान रखने की जरूरत है और उसको रिपीट करने की जरूरत उसे पढ़ने की, उसे समझने की और जीवन में उतारने की जरूरत है। तो एक तो हम पढ़ते ही कम हैं, हम जितना हमारे पास लिटरेचर है उतना तो हम पढ़ते नहीं है। एक तो हम पढ़ते ही कम हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो हम उसे आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह देखते हैं, पूजनीय ग्रंथ की तरह देखते हैं। अरे उसमें लाइफ का प्रैक्टिकल एडवाइस है, हम उसको देखें। भगवत गीता को सिर्फ पूजा करने के लिए मत देखें, उसको जीवन में, उसमें क्या फार्मूलाज हैं ऐसे जिसको हमें जीवन में उतारने की जरूरत है। अब ये जो फार्मूला है, अगर हम सिर्फ इस एक श्लोक को अगर समझ जाएं, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हमें थोड़ा पढ़ने की, थोड़ा चिंतन करने की और जीवन में उसे उतारने की जरूरत है। जी। तो सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हम हर शुक्रवार शाम 5 से 6 जुड़ते हैं आपसे डॉक्टर से पूछो में, जहां आप अपने सभी शारीरिक समस्याओं के बारे में हमसे पूछते हैं, जिसका समाधान देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर सर। तो इंतज़ार मत करें, फ़ोन उठाएं और कॉल करें और पूछें अपनी समस्या। तो सर, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ दर्शक हमसे जुड़ नहीं पाते, उनके कुछ सवाल मैंने लिए हैं आज और मैं चाहूँगी कि आप उनकी समस्याओं का उत्तर दें। तो पहला सवाल है कि क्या हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर में संबंध है? 100% संबंध है। हार्ट डिजीज जब भी होती है, जब हार्ट डिजीज, तो वैसे तो हार्ट की कई सारी बीमारियां हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हमारे समाज में जो ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली बीमारियां हैं, मैं उनकी बात करूँगा, जो हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। तो हार्ट ब्लॉकेज में क्या हो रहा है, जो हाई ब्लड प्रेशर का जो कारण है, वही कारण हमारे हार्ट अटैक का, हार्ट का भी है। तो बिल्कुल दोनों का आपस में कनेक्शन है। हमारी हार्ट
ब्लड प्रेशर, जो हमारा हाई बीपी होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े या हमारी आर्टरीज जो है वो हार्ड ना हो। देखिए, अगर हम तनाव लेंगे तो हम हार्ड हो जाएंगे, है ना। हमें बच्चे की तरह सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है। अगर हम सरल रहते हैं, सुलभ रहते हैं, जैसा मन में, भगवत गीता की बात आज शुरू हुई है, तो भगवत गीता में एक और श्लोक है, समम काय सिरो ग्रीवम। अगर हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, अगर ये तीनों एक हार्मनी में हो तो कभी बीपी हो ही नहीं सकता। जी, बहुत ही खूबसूरती से सर आपने इस सवाल का जवाब दिया। हमारे आज के पहले दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं इंदौर से बबीता बोल रही हूँ। जी, नमस्कार मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा ये है कि मेरी बेटी है और उसको पीसीओडी की समस्या है, तो उसका वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने से उसका जो है वो टेम्परामेंट बहुत हाई रहता है, वो बहुत टेंशन में रहती है। तो उसका कुछ कोई सॉल्यूशन है कि दवाई, पहले एलोपैथी ली थी, अब होम्योपैथी ले रही है, तो होम्योपैथिक से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो सर प्लीज रिक्वेस्ट है। देखिए बबीता जी, सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट दिमाग में बैठाना है कि दवाइयों में इलाज नहीं है। आप एलोपैथी ढूंढें कि होम्योपैथी ढूंढें, अगर दवाइयों में इलाज ढूंढते रहेंगे तो बीमारी पूरी तरह जड़ से नहीं जाएगी। इलाज जो है, आज हमने सुना है, युक्त आहार विहारस्य, राइट फूड में है, राइट लाइफस्टाइल में है, राइट माइंडसेट में है। तो हमें अपनी सोच को सही करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त पुस्तक है, यू कैन हील योर लाइफ। अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों भाषा में है। परिवर्तन नाम से सीरीज पीएमसी हिंदी पर इस पर बनाई गई है। तो उस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत है, और हमें राइट सोचने का तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। हमें अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। पीसीओडी का कारण जो है वो ओवरवेट, और ओवरवेट क्यों हो रहा है, पहले उसके कारण पे जानना पड़ेगा कि हमारा फूड पे डिसिप्लिन नहीं है। फूड पे डिसिप्लिन क्यों नहीं है, तो उसके कारण में जाएंगे तो हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम भोजन को बेहोशी में करते हैं। जब हम इमोशनली परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हम इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं अपनी बॉडी से, अपने स्टमक से, तो हम ओवर ईटिंग कर लेंगे। अगर हम होश में भोजन करेंगे तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। जो भी भोजन करेंगे चबा चबा के करेंगे। मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए भोजन नहीं होना चाहिए। जब कोई भी तनाव में हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, पहले हमें शांत करना चाहिए, है ना। अगर कभी कोई नाराज है, और क्या बहुत सारी जगह पे करते हैं कि उसको हम मनाने के लिए कहते हैं कि खा लो, तो खाना बाद की बात है, पहले उसका मूड ठीक होना चाहिए। अगर अच्छे मूड में खाएंगे तभी वो भोजन हमारे शरीर में प्रॉपर जाएगा, नहीं तो फिर वजन तो बढ़ेगा। तो हमें सही तरीके से भोजन करने की ज़रूरत है। हमें पहले इस बात को समझना है, अफर्मेशन करना सीखना है। मिरर वर्क, लुई है की किताब को आप पढ़ेंगे तो इसी में आता है मिरर वर्क की बातें, कि आईने के सामने हम अफर्मेशंस को करें। सेल्फ लव का अफर्मेशन, खुद से प्यार करने का अफर्मेशन, शांत रहने का अफर्मेशन, ध्यान करने का अफर्मेशन। मैं नियमित रूप से ध्यान करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जब यह आएगा तब भोजन सही होगा, और जब भोजन सही होगा तब वेट सही होगा। दवाइयों में पीसीओडी का इलाज नहीं है, यह आपको बात समझनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसा कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से भोजन करेंगे, जो उसकी टाइमिंग्स हैं और जो खाने को जो च्यू करके करना है, उन सबको अगर आप इन प्रक्रियाओं को ढंग से करेंगे तो ये समस्या ज़रूर ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ अगले दर्शक भी लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से, यवतमाल। महाराष्ट्र में यवतमाल से। जी मैम, पूछिए अपना हेलो। सवाल। हाँ, वो मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है जी, उसके, वो पूछना था। स्लीप दवाई दिए पर आराम नहीं हो रहा। फिर हाँ, हेलो। देखिए, दवाई आपने अपनी पूरी समस्या बताएं। क्या आपका वजन ज्यादा है और आपकी उम्र क्या है? वजन ज्यादा नहीं है। अच्छा, उम्र के अनुसार फिर यहाँ पर स्लिप डिस्क के मामले में अगर ओवरवेट होता है
अगर ओवरवेट है, स्लिप डिस्क है, बैक पेन है, तो वजन को कम करना जरूरी है। क्योंकि वजन जो है, देखिए अगर हमारा जो स्पाइन है, हमारी जो बॉडी है, अगर उस पर जो से ज़्यादा वेट दे देंगे तो ऐसे भी तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ होगा, तो जो बैक पेन होगा और डिस्क गड़बड़ होती है। हाँ, मेडिकल इस हिसाब से नहीं सोचता, वो अलग बात है, लेकिन फिर मेडिकल में फिर इसके एग्जैक्ट कारण को भी नहीं बताया जाता कि स्लिप डिस्क क्यों होती है। एनर्जी मेडिसिन में हमें ये बात पता है कि जब हमारा मणिपुर चक्र गड़बड़ होता है तो हमारी स्लिप डिस्क गड़बड़ होती है। तो स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहले अगर वेट गड़बड़ है, यहाँ पर आपका वेट ठीक है, तो आपको अपने वेट पे तो विशेष काम नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों के लिए वेट ज़्यादा है उनको वेट कम करना है पहले, और फिर मणिपुर चक्र पे काम करना है। मणिपुर चक्र में के पास है स्प्लीन ऑर्गन, तो हम फूलों के माध्यम से और एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मणिपुर चक्र पे और स्प्लीन ऑर्गन पे काम करने के लिए बताता हूँ। देखिए, मणिपुर चक्र का रंग जो होता है वो पीला होता है। हमें अपने सातों चक्रों के रंग जानने चाहिए ना। विबग्योर जो इंद्रधनुष के 7 रंग है, उससे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो नीचे से तीसरा चक्र मणिपुर चक्र पीले रंग का आता है। तो पीले रंग के फूलों के पास बैठकर हम ध्यान करते हैं और ये भावना रखते हैं कि मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो। फूलों से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी ऊर्जा को मैं हमारे ऑरा से, मेरी ऑरा से, मेरे मणिपुर चक्र से जोड़ो। और धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए जब हम ऐसा करते हैं तो उससे फूलों की एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं। और प्रकृति तो बहुत करुणावान होती है, प्रकृति से हम जुड़ते हैं, प्रकृति में जबरदस्त हीलिंग पावर है। तो पीले रंग के फूल से, सूर्यमुखी है, गुलदाउदी है, तो इनसे हमारी मणिपुर चक्र संतुलित होने लग जाएंगे। हमें प्रकृति में बैठकर ध्यान करना चाहिए, ये पीएसएसएम का एक प्रिंसिपल है और ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है अगर हम इसको यूज करें तो। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे वो कर सकते हैं SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे के, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। पैर का तलवा का जो सांवला हिस्सा होता है और ऊपर जंक्शन जो है वहाँ पर ये हड्डी के लगे हुए हैं पॉइंट। तो इस पॉइंट को दाहिने पैर में, दोनों पैर में से कर सकते हैं, दाहिने पैर में ज़्यादा करना है और दोनों पैर में करना है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है। यहाँ पर दर्द आपको मिल सकता है, दर्द मिले या ना मिले, यहाँ पर मसाज करें। और इसी पॉइंट पे आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पीला रंग आ रहा है, मणिपुर चक्र पीला रंग है, तो आप यहाँ पे हल्दी आपको लगानी है 5 से 6 घंटे के लिए दिन के समय। जब इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे दिन में 5 बार, ध्यान से जब आप बाहर आते हैं उस समय जरूर दबाएं, क्योंकि ध्यान के दौरान हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो फिर से देखिए। ध्यान के दौरान हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे चक्रों में ऊर्जा उतरती है, तो वो ऊर्जा अपने आप चक्रों में जाती है और हमारी ऊर्जा उस समय बढ़ जाती है। तो अगर हम उसके तुरंत बाद अगर एक्यूप्रेशर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम में भी करना है। तो SP4 को मसाज करते हुए और पीले रंग के फूलों के साथ ध्यान करते हुए जब आपका मणिपुर चक्र, आपका स्प्लीन ऑर्गन मजबूत होगा तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो है आपकी ठीक हो जाएगी। जी, तो मैम जैसा कि सर ने बताया कि SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करें, उसको प्रेस करें और हल्दी वहीं पर लगाएं SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर, और उसके साथ साथ ही फूलों से जुड़ें तो आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो सर हम अगला सवाल लेते हैं जो हमारे दर्शक हमसे नहीं जुड़ पाए उनका, कि क्या किडनी में स्टोन होना आज के समय में आम समस्या हो गई है? देखिए, समस्या तो समाज में बहुत सारी है ना। हम जिस पे हमारा फोकस चला जाए या हमारे परिवार में जो 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 दिख जाए, हमें लगता है वो आम है ना, कि बीमारियां कई सारी हैं कि हम इसको ना, हमारा आध्यात्मिक अप्रोच है, आध्यात्मिक चैनल है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम समझिए क्या होता है कि किडनी स्टोन है। स्टोन क्या है? रुकावट है, आगे बढ़ने में रुकावट है। तो जब हम ऐसा मानते हैं कि जिंदगी अगर हमारा प्रवाह के रूप में नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है, रुकावट कहीं पे होती नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है, जब आज हमने भगवत गीता से बात शुरू करी है, कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल मिलता है। किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज़्यादा नहीं मिलता। तो हमें अपने लाइफ में एक्टिव और डायनेमिक होने की जरूरत है, जिसको भगवत गीता कहा गया धर्म को फॉलो करना। तो अगर हमने ये मान लिया है कि मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में बहुत रुकावट है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं है,
हर एक व्यक्ति को उसके नॉलेज के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार फ्रीडम दी जाती है, लेकिन कोई ये सोचे कि मुझे तो फ्रीडम नहीं है। तो वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये बिलीफ सिस्टम मान लेते हैं। तो फिर अगर हम ऐसी कुछ बात मान लेते हैं जो आध्यात्मिक रूप से ठीक नहीं है, तो हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो किडनी स्टोन के मामले में ये एक बिलीफ सिस्टम है। और भी है, देखिए कई सारी बीमारी मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। लुई हे की पुस्तकों को पढ़ते हुए हम मानसिक कारणों को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारी जिंदगी में स्टोन रुकावट आ रही है, ये एक बिलीफ है। बिलीफ में लाई है, झूठ, एक इनकरेक्ट बातों को, जो सच नहीं है, आपने उसे पकड़ लिया है, और जिसे आपने पकड़ लिया है, मन में सोचते रहते हैं, तो आपके लिए वो सच हो जाता है। वो अपने आप में सच नहीं है, वो बिलीफ है, झूठ है, लेकिन चूंकि आपने उसे मान लिया है, तो आपके लिए, आपके शरीर में वो बात सच हो जाती है। तो सर मतलब कहीं ना कहीं अगर हमने इसको अपने दिमाग से ठीक कर लिया कि जो ब्लॉकेज हमारे दिमाग में है वही हमारे किडनी में है, Yes. तो अगर उसको ठीक कर लिया तो ये भी ठीक हो जाएगा। 100%। जी अगर हमने अपने माइंड को ठीक किया, हर एक बीमारी ठीक होती है। जी। इसको हम माइंड बॉडी मेडिसिन भी कहते हैं, साइकोसोमेटिसिटी, PNI। जी। तो सर हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैम, मैं बाबर अब्बास से बोल रहा हूँ, अमरोहा से। जी बोलिए। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब मुझे जो मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेडिटेशन करते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि अचानक से कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ हो गई। अब वो मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग में कर रहा था, क्लास जब होती है उसी के साथ कर रहा था, मगर उसके अगले दिन मेरी मिसेज की तबीयत बिगड़ गई और मुझे भी बहुत काफी डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रहा था। वो आपने H7 और P6 बताया था, वो मैं उसको प्रेस कर रहा था, मगर वो कंट्रोल में था। मगर वो मिसेज की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे मेडिटेशन छोड़ना पड़ा और मैं इतना डिस्टर्ब हो गया उसके बाद से कि मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मैं अपना घर छोड़कर बाहर आ गया हूँ। अभी मैं 10 दिनों से घर से बाहर रह रहा हूँ। मेरा घर परिवार में मन नहीं लग रहा था। अब मैं थोड़ा सा हील हुआ हूँ नेचर के करीब रह के। अब मुझे सर में थोड़ा सी रुकावट सी लगती है कोई, और मुझे अब डर ये लग रहा है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा नहीं, अपनी मिसेज के साथ रह पाऊंगा नहीं। हम घर में 2 ही लोग हैं। अब उनकी अगर ज्यादातर तबीयत खराब रहती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर मुझे उनको ही देखना होता है। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब मुझे किसी टाइम अब ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपना कंट्रोल खो दिया अपनी बॉडी पे से, और सर में कुछ रुका रुका सा भी लगता है, और मतलब घर पे जाते हुए ये डर लग रहा है कि मैं घर जाऊंगा तो अपनी फैमिली को डील कर पाऊंगा नहीं। मतलब अपने आप को वीक फील कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ? जी। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको पहले बताया गया, आप उसे दबाते रहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, मिलती रहेगी। देखिए, किसी भी तरह के डर को अपने जीवन में हावी ना होने दें। ध्यान के अनुभव हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप उसको निगेटिविटी से जोड़ लेंगे कि ये जो अनुभव हुआ उसके कारण से मुझे हुआ, तो शायद आप अपने ही निगेटिव विचार के कारण अपने आप को नुकसान पहुंचा दें, है ना। इसके लिए कल्प वृक्ष की कहानी आती है कि कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के पास बैठा और जो सोच रहा है वो हो रहा है। फिर उसने सोचा कहीं शेर ना आ जाए और मुझे खा ना ले, वास्तव में शेर आ गया और उसका नुकसान हो गया। तो नुकसान अपने आप में नहीं होता ध्यान से, लेकिन अगर आप ये सोचें कहीं उसके कारण, इस ऊर्जा के कारण मुझे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाए, कहीं मैं घर से दूर तो नहीं हो जाऊं, कोई ध्यान से दूर नहीं होता है। हाँ, ध्यान के साथ जो बाकी नियम बताए गए हैं, सज्जन सांगत्य बताया गया है, सेवा बताई गई है, आपको लोगों की हेल्प करना सीखना है। जो ध्यान आपने सीखा है, यह ध्यान किसी को बताएं, किसी को बोलें। तो जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो उससे भी हमारी ग्राउंडिंग होती है। आप प्रकृति के पास जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाते रहना चाहिए, हर दिन नेचर में जाना चाहिए, जिससे आपकी ग्राउंडिंग होती है। जब हम किसी को ध्यान सिखाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारी ग्राउंडिंग होती है। हम नीचे उतर जाते हैं। अगर सिर्फ हम ऊपर रहें, सिर्फ ऊपर के चक्राज में रहें, तो कभी कभी हमको ऐसा डर साथ आता है कि मैं घर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। आप बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जो नियम है उन नियमों का पालन करना है। सज्जन सांगत्य, ध्यानियों के साथ उठना बैठना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है HT7 PC6 जो आपको बताया गया है, उसको करते रहिए। कोई डर मत रखिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ध्यानी हैं। टेम्परली ये वैराग्य की भावना या कभी कभी ये जो ट्रांसेंडेंटल फीलिंग है ना, जो ऊर्जा का एहसास है, उससे आपको लग रहा है, अगर आप नहीं घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा।
घबराएंगे तो फिर आप अपने ही निगेटिव सोच के कारण अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। मेडिटेशन की एनर्जी, देखिए ऊर्जा आ गई, जैसे जैसे एक और एग्जांपल से बताया जाता है कि नाइफ है, अब उस नाइफ को अगर कोई बड़े आदमी के पास है तो उसे वो सब्जी काट सकता है, डॉक्टर जो है वो स्किन को स्काल्पेल की तरह यूज कर सकता है, लेकिन किसी बच्चे के हाथ में है तो अपने आप को ही हर्ट कर सकता है। तो वैसा ही हो रहा है कि आप ध्यान तो कर रहे हैं, आपके भीतर ऊर्जा उठ गई, ऊर्जा अनुभूति हुई, कुंडलिनी की ऊर्जा, लेकिन अगर आप अब इसको घबराएंगे तो एक बच्चे की तरह जो चाकू से अपना नुकसान कर सकता है, उस ऊर्जा से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आपको उस ऊर्जा का यूज करना आया कि हाँ मैं अपनी प्रॉब्लम को अपनी मेडिटेशन की एनर्जी से सॉल्व करूंगा, तो इस सोच के कारण से आपको उस ऊर्जा से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंसाइट चाहिए, कुछ मैसेज चाहिए कि मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, तो आप मेडिटेशन में पूछिए। जब बढ़ी हुई ऊर्जा है तो आपको बहुत इजीली क्लियर कट गाइडेंस मिलता है। जो दिव्य चेतना है वो हमें मार्गदर्शन भी करती है अगर हम ध्यान में पूछें तो, और ऊर्जा बढ़ी हुई है तब तो और अच्छा आपका कनेक्शन बनता है दिव्यता से। तो ध्यान की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना सीखना है, डरना नहीं है। डरेंगे तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं, नहीं तो ऊर्जा तो आना बहुत सौभाग्य का लक्षण है। बहुत लोग तरसते हैं इस ऊर्जा को पाने के लिए, जो लोग साधना कर रहे हैं और समझ जानते हैं कुंडलिनी के बारे में वो, लेकिन जब ध्यान लग जाता है, जब ग्रेस होता है, तब ऊर्जा उतरती है। कब ऊर्जा उतरे, किसको कब ऊर्जा आए, ये पता नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसा कि सर ने बताया कि ये जो आप अनुभव कर रहे हैं ये आपके ध्यान का एक हिस्सा है। इसको आप जितना कंटिन्यू करके रखेंगे उतनी जल्दी आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम शिखा शुक्ला है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या थायराइड रिवर्सिबल है, और है तो कैसे? जी, थायराइड 100% रिवर्सिबल है। इनफैक्ट दुनिया की सारी बीमारियां 90% बीमारियां रिवर्सिबल है, और योग के साधक, नेचुरोपैथी के पर्सन तो इस बात को जानते ही हैं। कैसे रिवर्सिबल है वो इंटरेस्टिंग बात है। हमें सातों चक्रों के कंसेप्ट पे जानना पड़ेगा कि नेचुरोपैथी इनफैक्ट रिवर्सिबल कई रास्तों से है। अगर हम 5 कोशों जो हमारे 33 उपनिषद में आता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, हम अन्नमय कोश के माध्यम से भी रिवर्स कर सकते हैं, हम प्राणमय कोश ऊर्जा पर काम करके भी रिवर्स कर सकते हैं, मनोमय कोश हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अफर्मेशन का काम करके भी रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे सूक्ष्म जो है वो मनोमय कोश वाला है। अगर हम मनोमय कोश तक समझ रखते हैं, कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा है, जो हमें, अगर हम योग में, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी हमें सपोर्ट कर सकता है। अफर्मेशन, तो एक्यूप्रेशर करते हुए अफर्मेशन या डायरेक्ट अफर्मेशन। तो मनोमय कोश का क्या कनेक्शन है थायराइड में, हमें वो समझना है कि यहाँ पर जो है हमारा विशुद्धि चक्र है। गले का काम क्या होता है? एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना। हमें जो बातचीत करते हैं, करना चाहते हैं, वो गले से होता है। जब हम अपने मन की बातों को दबा लेते हैं तब यह प्रॉब्लम हमारी थायराइड की प्रॉब्लम बनती है। तो हमें अपने आप को व्यक्त करना प्रॉपर सीखना है। जब बोलने का मन करता है तो हम जरूर बोलें, हाँ सही शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले को बात बन जाए, बात समझ में आ जाए। अपनी बातों को दबाना नहीं है। जो हम दबा लेते हैं, हमारी चाइल्डहुड में ऐसी परवरिश रही हो, या हम ऐसे फैमिली में या ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे हमें अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं रही हो, तो परिस्थितियाँ बस कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी हम अपने नकारात्मक कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम से ऐसा कर लेते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड चेंज करना है, और जिसके लिए अफर्मेशन काम आएगा। आईने के सामने जाकर हम अफर्मेशन किया करें, मैं अपने दिल की बातों को, मैं अपने मन की बातों को सही शब्दों में सही ढंग से व्यक्त करती हूँ। ये लंबा अफर्मेशन लग रहा है तो इसे छोटा कर ले। मैं अपने आप को व्यक्त करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, मैं अपनी मन की बातों को तुरंत एक्सप्रेस करती हूँ। अब इसमें अगर हम एक्यूप्रेशर जोड़ना चाहें तो हम थायराइड का डायरेक्ट मसाज भी कर सकते हैं, और थायराइड को रेगुलेट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपना एक हाथ पिट्यूटरी ग्लैंड पे रखते हुए
दूसरे ग्लैंड से, दूसरे हाथ से हम थायराइड का मसाज करेंगे और अपने मन में अफर्मेशन दोहराएंगे, मैं अपने आप को व्यक्त करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई एक्सप्रेस फ्रीली, आई एक्सप्रेस प्रॉपरली। तो यह तरीका हमें हील कर देगा। नेचुरोपैथी, अन्नमय कोश पर काम करने के भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर ये 2 मेथड जो हैं, अगर हम इसी को ठीक से करें तो थायराइड इज रिवर्सिबल। जैसा कि सर ने बताया कि अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, इससे जो है बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सवाल आपने हमसे पूछा। तो सर, हम दर्शकों का सवाल लेने से पहले मैं अपने सवाल ले रही थी, और जब आपने बताया था किडनी स्टोन के बारे में, और आपने कहा था कि माइंड में है, उसको यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ से निकल जाएगा। उसी के साथ सर एक और सवाल था कि कई बार हमें पता होता है कि हमें किडनी स्टोन है, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं हुई, तो क्या ये चिंता का विषय है? नहीं, फिर ये चिंता का विषय नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक बात समझनी है, हमारे जो मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम है उसमें रिपोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। रिपोर्ट्स क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको लक्षण क्या हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। थोड़े से अगर हम पीछे चले जाएं 30 साल 40 साल पहले, तो इतने मेडिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होते थे, लक्षणों के आधार पे ही इलाज होता था और वो ज़्यादा अच्छा था। रिपोर्ट्स तो मिसलेड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स सपोर्टिव डेटा है, सपोर्टिव बातें हैं, मेन बातें हैं कि व्यक्ति क्या फील कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है और उसकी रिपोर्ट में अगर स्टोन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई लक्षण नहीं है, तो सिर्फ घबराने की बात नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन के बेसिस पे वो व्यक्ति अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए जो परहेज करना है, जो एहतियात बरतना है, अगर वो बरते तो अच्छी बात है कि वो प्रॉब्लम बढ़े नहीं, या उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम है तो स्टोन के लोगों को वॉकिंग जरूर करना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को जरूर कम रखें। वेट ओबेसिटी, वेट का ज़्यादा होना, ये बहुत सारी बीमारियों को शरीर में बुलाता है। जीवन में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने वेट को नॉर्मल, और बॉडी मास इंडेक्स इसके मामले में आता है, इससे अच्छे भी पैरामीटर आ चुके हैं, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स काफ़ी पॉपुलर है और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करना चाहिए कि क्या मेरा वेट नॉर्मल है, और वेट को नॉर्मल रखेंगे तो ये हमें बीमारियों से बचा के रखेगा। तो अगर कोई तकलीफ नहीं है स्टोन के मामले में तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को थोड़ा कम कर ले और वॉकिंग वगैरह करें, थोड़ा लाइफ में थोड़ा एक्टिव रहें, डायनेमिक रहें। और मणिपुर चक्र, सभी चक्रों के बारे में हमें ऐसे भी जानना चाहिए, है ना, साधना के माध्यम से। तो मणिपुर चक्र के बारे में थोड़ा जाने, थोड़ा अच्छा करें तो हेल्दी रहेंगे। जी, तो सर आपने बताया कि अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए, इसमें तो उसका ध्यान कैसे रखें, और अगर पता चल चुका है कि हाँ। आपको खान पान में क्या चीज़ों का बदलाव करना है, तो थोड़ा ये भी बताएं कि किन किन आहारों का उपयोग करना चाहिए और किन किन को नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है निराहार, है ना। और अभी नवरात्रि के समय भी चल रही बातें, टाइम चल रहा है, बहुत लोग उपवास करते हैं नेचुरोपैथी में। जो लोग नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे उपवास करते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक उद्देश्य से भी करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है अपने आप में। फास्टिंग करने से अगर वेट ज़्यादा है तो कम हो जाता है। जिनका नॉर्मल वेट है वो भी फास्टिंग कर सकते हैं। वेट को कम करने का हमें फूड पे, देखिए, वेट कम करने के लिए 2 बातें आती हैं, एक तो भोजन आता है और एक एक्सरसाइज लोग करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करके वेट कम करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तरफ आप अपने शरीर में, अपने मुंह में अपने एक्स्ट्रा खा लिया, अब आप उस कैलोरी को बर्न आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। तो हम पहले ही कंट्रोल क्यों ना रखें कि जितनी हमारी ज़रूरत है। अगर वेट ज़्यादा है किसी व्यक्ति पर्सन का तो उसको 1500 कैलोरी ही खानी चाहिए, लेकिन वो ओवर ईटिंग कर रहा है क्योंकि हम बेहोशी में खा रहे हैं, हम मशीन की तरह खा रहे हैं। होश में तो हम खाते ही नहीं, हम चबा चबा के भोजन करते ही नहीं, घड़ी देखकर खाते हैं। घड़ी देख के नहीं खाना चाहिए, हमें भूख देख कर खाना चाहिए। तो जब हम भोजन के मामले में, और भगवत गीता में भी हमें सुनना है, युक्त आहार, हमारा भोजन अप्रोप्रिएट हो, योगी की तरह हो, योगपूर्ण हो, योग के साधक जैसा हो। तो भोजन को होश में करना है, फास्टिंग करना है। फास्टिंग का एक इजी वर्जन है इंटरमिटेंट फास्टिंग। रात में सूर्यास्त से पहले हम भोजन कर लेते हैं, और रात में 15 से 16 घंटे का अगर हम गैप देते हैं अपने शरीर को, तो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करता है, वजन कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग, उपवास, ये वजन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सर, अभी अभी आपने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का अगर हम इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें तो इससे काफ़ी हमें हेल्प मिलेगा, लेकिन और 15 से 16 घंटे अगर अपने खाने को पचाने का दें। पर सर, ये क्या जो वर्क
क्लास है उनके लिए पॉसिबल है? क्योंकि 100% पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं। जी शाम के समय में देखिए क्या है, जब आदत हमारी बिगड़ी हुई है कि रात में हम 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, तो पहले उसे कम करना है। पहले हम सीरियल बंद करें, रात के समय में हम रोटी या कोई भी अनाज ना लें, सिर्फ सब्जी लें। तो जब हम उसके साथ अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम और सूप पे आ जाएं। तो इस तरह से जब हम ग्रेजुअल चेंज लाएंगे अपने आप में तो संभव है। जी हमारा मुख्य भोजन दोपहर का भोजन या जब तक सूरज है तब तक का होना चाहिए। जी सर, इसके साथ साथ एक और सवाल है कि जब किडनी स्टोन, जैसे आपने बोला था कि चिंता की विषय नहीं है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता है कुछ वक्त तक, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद एक बहुत जोर से दर्द उठता है। ये डर की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए प्रिकॉशन रखने के लिए मणिपुर चक्र पे काम कीजिए। मणिपुर चक्र अच्छा हुआ तो स्टोन ठीक हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस सवाल का जवाब दिया। अगला सवाल है कि अगर किसी को कंटिन्यूस कुछ हफ्तों से सर में दर्द हो, लेकिन उसका असर हर वक्त ना हो और चक्कर आ रहे हो, तो उसे क्या रोग है, इसका पता कैसे चलेगा और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? ये रोग का पता करना तो ये तो मेडिकल डायग्नोसिस का फील्ड है, डॉक्टर बनेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आसान तरीका है अध्यात्म में कि हम उसको चक्रा से जोड़ सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, सबसे पास में चक्र कौन सा है वो हमें समझना चाहिए। और 2 ऊर्जा आती है एनर्जी मेडिसिन में, सूरज की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा। पृथ्वी की ऊर्जा की कमी है तो हमें सर दर्द होता है। तो अगर हम ग्राउंडिंग करना सीख लेंगे, प्रकृति के साथ रहना सीख लेंगे, पेड़ को जाएं और हम हग करें, हर दिन हम पेड़ को 5 मिनट हग किया करें, ऐसा करेंगे, खाली पैर नंगे पैर चलेंगे, साफ सुथरी जगह मिल जाती है तो जमीन पे या मिट्टी पे लेट जाएंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे तो बहुत आसानी से सर दर्द ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने से और प्रकृति से दूर होने से ही हेडेक और माइग्रेन होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। एक अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अगर किसी को बुरी आदतों का एडिक्शन है और वो उसे छोड़ना चाहते हैं, पर क्योंकि अर्ज होती है इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहे, ऐसे में वो क्या करें? देखिए, मणिपुर चक्र की ये प्रॉब्लम है। अगर एडिक्शन को ठीक करना है तो मणिपुर चक्र को ठीक करना पड़ेगा। और मणिपुर चक्र को ठीक करने के लिए अभी हमने बात कही थी पीले फूलों के साथ ध्यान। पीले रंग के फूलों के साथ, सूर्यमुखी के साथ, गुलदाउदी के साथ अगर हम ध्यान में बैठते हैं, करते हैं, तो हमारा जो स्प्लीन है, हमारा जो मणिपुर चक्र है वो हेल्दी होगा। और स्प्लीन चक्र जब हेल्दी हो जाए तो एडिक्शन नहीं रह सकता। और सेल्फ लव का भी इसमें रोल है, खुद से प्यार करना। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम वैसी चीज़ें नहीं खाते या वैसी चीज़ें नहीं करते जो हमें नुकसान पहुंचाए। हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तभी हम अपने साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन फिर भी चूंकि हम आदत के इतने मजबूर हो गए हैं कि हम उसे बंद नहीं कर पाते हैं। तो खुद से प्यार करने को बढ़ाना है। मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर जब भी आईने के सामने जाएं तो अपने आप से बोला करें, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो सेल्फ लव बढ़ेगा और मणिपुर चक्र पे काम होगा तो एडिक्शन ठीक हो जाएगा। तो सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने अभी सवाल का जवाब दिया और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस कोशिश में पीछे रह जाते हैं। और आपने जैसे ये भी कहा कि अफर्मेशंस की इस हेल्प से हमें इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन है खुद को लेकर कि मुझे पता है अभी अर्ज हो रही है, अभी शायद ले लूँ, बाद में नहीं लूँगा, ये सोचकर मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो क्या इस तरीके से मोटिवेशन अपने आप को कैसे वो कंटिन्यूअसली देते रहना है, उसके बारे में बताइए। एक नियम बनाना चाहिए हमें 40 दिन के लिए नियम बनाना चाहिए कि हाँ 40 दिन मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। जी हम जर्नल बना लें, एक नोटबुक, डायरी। डे 1 आज मैंने मेडिटेशन किया, आज मैंने अफर्मेशन किया। तो जब हम 40 डेज का अगर नियम फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसे कर लेते हैं। हमें शॉर्ट टर्म मोटिवेशन की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन की बात हम करेंगे तो कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन छूट जाएगा। जब हम डिसिप्लिन से 40 दिन का अभ्यास करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। आदत हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ में आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस सवाल का जवाब दिया। और जैसे कि आपने पिछले सवालों में बताया था फास्टिंग को लेकर, और अभी फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है सर कि कई बारी लंबे वक्त तक फास्टिंग रखने से भी हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ऐसा अगर हम पहले से बीमार हो, तो जी पहले से अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो, पहले से हमें कोई रोग हो चुका है, और तब हम जब फास्टिंग करते हैं तो बीमारी आती है। अगर एक निरोगी आदमी फास्टिंग करता है तो लंबी फास्टिंग से भी तकलीफ नहीं होती है। और फास्टिंग के साथ साथ ना
हमें अपने जीवन में साधना बढ़ानी चाहिए। जी। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन फिर अगर हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ना अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो हमें अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को, हमें अपने अध्यात्म को, भगवत गीता के पढ़ने को या प्रकृति में साथ जाने को, उसको चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। तो फास्टिंग से वीकनेस नहीं आती है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर हम बीमार हैं तो अलग बात है। बट सर फास्टिंग से नहीं आती, लेकिन जब उसके बाद जब फास्टिंग हम अपनी ख़त्म करते हैं, उसके अगले दिन जब हम भोजन लेते हैं, तो उसके बाद एक शरीर में दर्द उठता है। यहाँ पे एक मज़ेदार बात है कि बहुत कम लोगों को फास्टिंग तोड़ना आता है। जी। जो फास्टिंग हम करते हैं, अब शरीर को हमने कोई भोजन नहीं दिया है, तो फास्टिंग के बाद जो पहला भोजन होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए, है ना। जैसे संघ प्रचालन की क्रिया में योग में करते हैं, तो पहले खिचड़ी लेते हैं, तो लिक्विड लेंगे, कोई जूस लेंगे तो फास्टिंग टूटेगी। अगर हम डायरेक्ट सॉलिड फूड से लेंगे तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं सेट हो पाएगा। जी। उपवास के बाद सबसे पहले हमें लिक्विड या जूस, हरी पत्तियों का जूस या कोई भी जूस लेना चाहिए, और फिर हमें सेमी सॉलिड पे खिचड़ी पाना चाहिए, और उसके बाद फिर सॉलिड फूड। अगर हम डायरेक्ट सॉलिड फूड ले रहे हैं तो उपवास का जितना फ़ायदा नहीं होता है, हम अपने सिस्टम को कई बार उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो उपवास करना, उपवास को खोलना, उपवास को तोड़ना, ये भी, इसके भी बहुत नियम और कायदे होते हैं जो एक अच्छा नेचुरोपैथ जानता है। बहुत लोगों को तो वो पता नहीं होता और वो बस परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। हमारी सामाजिक परंपरा में उपवास को कैसे खोलना है, तोड़ना है, इसके बारे में जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो अभी समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो अपनी फास्टिंग को खोल सकते हैं, और लिक्विड ज़रूर लेना चाहिए फास्टिंग के बाद। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, हेलो। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं प्रज्ञा सचदेवा ग्रेटर नोएडा से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा ये क्वेश्चन है सर, पहले तो आपको आत्मवंदन। जी प्रज्ञा जी, आत्मवंदन। सर, मैं ये जानना चाह रही थी, मुझे आजकल करीब 6-7 दिन हो गए हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है काफी। तो ये मुझे पहले भी हुआ था, पर मैंने कभी इसकी दवाई नहीं ली। बहुत अच्छे। और 10 साल पहले हुआ था, सारे चेकअप कराए थे, कुछ नहीं निकला था। तो बीच में कभी होता है तो मैं ऐसे ही अपना ठीक डाइट अपनी ठीक करके उसी से कंट्रोल करती थी। जैसे 15 दिन 20 दिन मुझे ढंग से खाना खाना पड़ता था। तो अभी भी हुआ है, लास्ट संडे से शुरू हुआ, वही हो रहा है। जब बहुत तेज होता है तो मैं एकदम लो पड़ जाती हूँ। सिर्फ मुझे लगता है मैं देख पा रही हूँ और सुन पाती हूँ, हाथ पाँव हिलाना मुश्किल होता है। जो टाइम निकल जाएगा, थोड़ा कम हो जाती है पल्पिटेशन, तब मैं उठ के थोड़ा बहुत कुछ कर पाती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपने मूलाधार चक्र पे और हृदय चक्र पे काम करने की जरूरत है। जो पाल्पिटेशन है उसका लोकेशन तो हमारा हार्ट है, तो हृदय चक्र को थोड़ा हम संतुलित करें, जो कि एक लंबा टास्क है। आपको जब पाल्पिटेशन नहीं हो रहा है उस समय भी अपने हार्ट चक्र को अच्छा करना है, लेकिन सभी चक्र आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। जो नाड़ियां आती हैं, चक्र क्या है, नाड़ियों के जोड़ हैं। तो मूलाधार चक्र को अच्छा करने की जरूरत है। मूलाधार चक्र अच्छा होगा तो मूलाधार चक्र से एनर्जी आ रही है हार्ट चक्र में, हार्ट चक्र भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मूलाधार चक्र को अच्छा करने के लिए आप नंगे पैर चला करें और हिबिस्कस फूल, गुड़हल के फूल के साथ ध्यान में बैठे। हिबिस्कस फ्लावर जो है वो मूलाधार चक्र को मजबूत बना देता है। तो ग्राउंडिंग करेंगे, पृथ्वी पर नंगे पैर चलेंगे और हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करेंगे तो आपका रूट चक्र जो अच्छा हो जाएगा। रूट चक्र को अच्छा करने के और भी कई सारे तरीके हैं, म्यूजिक थेरेपी से भी होता है। राग श्याम कल्याण के साथ ध्यान में बैठेंगे तो वो हमारी मूलाधार चक्र को अच्छा करता है। जब प्रॉब्लम बढ़ी हुई हो तब कंट्रोल करने के लिए मैं एक्यूप्रेशर बता देता हूँ, क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर के साथ हम ध्यान करें, हिबिस्कस फूल मिले ना मिले। लेकिन जब एक्यूट प्रॉब्लम है तो कम करने के लिए टेम्पररी उपाय, ये जब पाल्पिटेशन हो रहा है तो उसमें के लिए टेम्पररी उपाय है, इसको बाकी टाइम पे नहीं करना है। यहाँ पे HT8 पे, यहाँ हमारे हाथ में हमें यहाँ पे ब्लैक कलर लगाना है, HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट। HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को यहाँ पे लाल रंग दिखाया गया है। जब हार्ट कमजोर होता है तो हम उसे लाल रंग लगा के करते हैं। यहाँ पे लाल रंग दिखाया गया है, आपको काला रंग लगाना है। 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, जब पाल्पिटेशन हो रहा हो तब करेंगे। जिन दिनों में पाल्पिटेशन नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे हमें कुछ नहीं करना है, आपको लाल रंग भी नहीं लगाना है। देखिए, नाड़ियों के लिए हमें बहुत अच्छे समझ के रखना है कब रंग लगाना है, कब नहीं लगाना है। जिन दिनों में आपको पाल्पिटेशन की समस्या हो रही हो उस समय यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे।
दोनों हाथों में लगाना है, तो उससे पाल्पिटेशन जो एक्सेस, मतलब मैं टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, यांगची फायरची बढ़ गई है तो उस नाड़ी में, तो उसको हम कम करके उसको ठीक कर लेंगे। बाकी आपको पूरी तरह से ठीक करने के लिए मूलाधार चक्र को अच्छा करना है। और जब कुछ दिन आप मूलाधार चक्र पे काम कर चुके हो, हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान में बैठना, नंगे पैर चलना, नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे पैर रखे बैठे रहना। मिट्टी पे घास पे अगर बैठ सकते हैं तो उस पर बैठ कर ही ध्यान करना आधे घंटे 1 घंटे। जब मूलाधार चक्र पे थोड़ा सा काम कर चुके हो, उसके बाद हृदय चक्र पे काम करने के लिए, हृदय चक्र के लिए है रोज, गुलाब के फूल के साथ ध्यान करने बैठिए। और जब भी फूल के साथ हम ध्यान करने बैठते हैं तो पहले हम उस फूल को धन्यवाद देते हैं और फिर उस फ्लावर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी ऊर्जा को मेरे चक्रास से, मेरे ऑरा से जोड़ो। और इस भाव के साथ, इस प्रार्थनापूर्ण रिक्वेस्ट के साथ जब ध्यान में बैठेंगे तो गुलाब का फूल जो है आपके हृदय चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने लग जाएगा। तो मूलाधार चक्र और हृदय चक्र, हिबिस्कस फ्लावर और रोज फ्लावर इसके साथ काम करेंगे, आपका हार्ट चक्र 3 महीने के अंदर पाल्पिटेशन गारंटेड ठीक होगा। मैंने ये सब विधियां कई लोगों में अपनाई हुई हैं और पाल्पिटेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी के सिस्टम में ऐसा नहीं है। दवाइयों के सिस्टम पे मेडिकल डॉक्टर यही बोलेंगे कि हाँ ये मेडिसिन लेते रहो, और मेडिसिन से भी टेम्परली ठीक कम होता है, पूरी तरह से जड़ से जाता नहीं, लेकिन पाल्पिटेशन ठीक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि नेचर से जुड़िए, जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ेंगे उतने जल्दी आप अपने आप में बदलाव देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? यवतमाळ, महाराष्ट्र। नाम यशवंत। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मुझे हर्निया है। जी, कौन सा हर्निया है और हर्निया का साइज क्या है वो कुछ बताइए। टेस्टिकल राइट साइड में, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है करने के लिए। जी देखिए, अगर हर्निया का अगर बड़ा साइज का हो तो ऑपरेशन करा लेना ही कराना पड़ेगा, अगर बड़े साइज का हर्निया हो तो। अगर छोटे साइज का या मीडियम साइज का हो तो वो हम ठीक कर सकते हैं ध्यान के प्रयोग से। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये कौन से चक्र की इम्बैलेंस है। हमारा मणिपुर चक्र यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, स्प्लीन ऑर्गन, स्प्लीन मेरिडियन पर काम करना है। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP3, SP4, SP6, वहाँ पर हम मसाज करेंगे और वहाँ पे हल्दी लगाएंगे। दोनों पैर में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, बाएं पैर में ज़्यादा करना है। जो हर्निया की जो कमजोरी होती है वो बाएं तरफ की स्प्लीन मेरिडियन की वीकनेस से होती है। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करना है, यहाँ पे हल्दी लगानी है 5 से 6 घंटे के लिए। ध्यान से जब बाहर आते हैं उस समय आप अपने SP4 को मसाज कीजिए। SP4 को हम टोन करेंगे मसाज के माध्यम से। SP4 के ही लाइन में ऊपर जाते हैं तो SP6 आता है, एंकल से, टखने से 4 अंगुल ऊपर, तो उसका भी हमें मसाज करना है, उसको वहाँ भी हल्दी लगानी है। SP6 भी आपको दिखाया जा रहा है। दोनों ही पैरों में आपको ये मसाज करना है। आपको बाएं तरफ ज़्यादा फोकस करना है, बाएं तरफ की नाड़ी ज़्यादा प्रभावित होती है हर्निया के मामले में। तो SP4, SP6 पर काम कीजिए और मणिपुर चक्र को मजबूत कीजिए। मणिपुर चक्र को मजबूत करेंगे, SP4, SP6 पे काम करेंगे, और अगर छोटे साइज का, मॉडरेट, मीडियम साइज का हर्निया होगा तो वो ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे तो आप अपने में बदलाव ज़रूर देखेंगे। तो सर अभी मैं जो अगला सवाल लेना चाह रही हूँ वो ये है कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि भीनी भीनी सी जो सर्दियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगा है, क्योंकि छींक और ये ज़ुकाम, हल्की फुल्की जो सर्दियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कमज़ोरी को बढ़ाती हैं कहीं ना कहीं आगे जाके? वातावरण, प्रकृति कभी हमें कमजोरी बढ़ाती नहीं है। अगर हमारे भीतर कमजोरी है तो उसको उजागर कर देती है ना। जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो बदलते मौसम में वो परेशान होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आप मौसम को एंजॉय करते हैं। वाह, पहले गर्मी थी, अब ठंडी शुरू हो गई, अब गर्मी कम हो गई, है ना। हल्दी पीना, कोल्ड को कम कंट्रोल रखने के लिए हल्दी पीना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। हल्दी पीले रंग का होता है और हमारा मणिपुर चक्र पीले रंग का होता है, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है।
हल्दी को गर्म पानी में डाल के हम पिएंगे, बहुत लोग दूध में पीते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि हम पानी में पिए। तो टेस्ट के लिए चाहिए तो फिर गुड़ या शहद हम मिला सकते हैं। तो हल्दी पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और मणिपुर चक्र पे काम करेंगे, और उसके लिए हिबिस्कस और जैस्मीन, चमेली और गुड़हल, इन फूलों के साथ हम ध्यान करेंगे। हम मिलेट्स खाएंगे। हमारा जो भोजन है ना, गेहूं और चावल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम 5 मिलेट्स खाते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, इम्यूनिटी वीक हो रखी है, तभी हमें बदलते मौसम में तकलीफ होती है। इम्यूनिटी अच्छी हो तो हम दोनों को एंजॉय करते हैं। जी, बट सर कहीं ना कहीं अभी कुछ ये भी होने लगा है कि कोई जो समस्या हो रही है सर्दी से रिलेटेड, कोई जुकाम बुखार, वो कुछ वक्त के लिए हो रही है, फिर वो ठीक हो रही है, लेकिन वो फिर से हो जा रही है। तो एक इस तरीके से एक साइकिल चल रहा है। ये 100% लोग बीमार पड़ते हैं? मोस्टली नहीं। सर ये समस्या जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है वो बीमार पड़ते हैं। हमें समय रहते अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहिए। देखिए, जो समझदार नहीं होते हैं वो प्रॉब्लम आने पर काम करते हैं। जो समझदार होते हैं वो पहले ही अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे काम करके रखते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन जब तक पानी नाक से ऊपर नहीं आता है, जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक बहुत लोग जागते ही नहीं। अब जैसे ध्यान की ही बात है, अब कबीर का यहाँ पर दोहा याद आता है कि सुख में सुमिरन कब, दुख में सुमिरन सब करे। जब प्रॉब्लम होती है तब हम हेल्थ पे काम करना शुरू करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे, अगर कंफर्टेबल टाइम में ही अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए अपने चक्रास पे काम करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हल्दी पिए, अपने सातों चक्रों को समझें, उसे संतुलित करें। मुख्य रूप से हमारा मणिपुर चक्र है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट चक्र भी है। प्रकृति के साथ रहेंगे, मिलेट्स खाएंगे, प्रकृति के में हिबिस्कस और जैस्मीन, इनका सबसे ज़्यादा रोल है इम्यूनिटी के लिए। तो इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे तो बदलते मौसम में हम परेशान नहीं होंगे। इम्यूनिटी अगर कम है तो फिर हम परेशान होते हैं। जी, तो सर इसके साथ ही जो अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो हमारे लोग और हमारे जो वर्क क्लास के लोग हैं वो माइग्रेन जैसी समस्या को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ से कैसे अपने आप को ठीक करें? देखिए, माइग्रेन जो है वो इस तनाव से आता है। अगर हम दिमाग में तनाव हो तो माइग्रेन बनेगा। तनाव क्यों होता है? हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे ऊपर काम ज़्यादा है। कभी किसी के पास काम ज़्यादा होता नहीं। हर एक व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है उसी के प्रोपोर्शन उसको काम आता है। और अगर काम हमारे पास आता है तो हमें वो करना चाहिए। अगर हम ये बोलें कि मेरे पास काम ज़्यादा है, काम अगर आपके पास ज़्यादा अगर आ भी गया है तो आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाते हुए, थोड़ा हिम्मत करते हुए थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए, जीवन में विकास तभी होता है जब जिम्मेदारियां आती हैं, जिम्मेदारियों को हम स्वीकारते हैं, हम करते हैं, और करने में जब सफल हो जाते हैं तो हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है। लोग जानने लग जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। अगर हम डरते हैं, परेशान होते हैं या पीछे हो जाते हैं तो फिर एक तो हमारा काम नहीं बनता। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये जाने आपके जीवन में वही आ सकता है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। हेडेक का, माइग्रेन का ये बड़ा कारण है तनाव लेना। मेरे ऊपर काम ज़्यादा है, कभी किसी ऊपर काम ज़्यादा होता नहीं है। थोड़ा रिलैक्स कर रहना सीखें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना सीखें, थोड़ा योग निद्रा सीखें, ध्यान सीखें। रेगुलर ध्यान करेंगे, योग निद्रा करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, माइग्रेन हो ही नहीं सकता। जी, पर सर क्या होता है कि कई बार ये भी होता है कि जैसे जो माइग्रेन जैसी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, अगर वो ध्यान करने भी बैठते हैं, जैसे कि ये सवाल भी आया है कि दर्द बढ़ गया है उस वक्त, क्योंकि आंख बंद करने से वो पेन ज़्यादा, उस पर फोकस करें इसलिए वो पेन ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इस वजह से भी दर्द। बहुत सारे लोग ना ध्यान को मशीन की तरह कर रहे हैं। जी, ध्यान के लिए भगवत गीता में आता है स्थिरम आसनम आत्मनः। ध्यान के लिए जब हमें बैठना है तो स्थिर होकर बैठना है। हम मशीन की तरह बैठते हैं, हम रोबोट की तरह बैठते हैं, मूर्ति की तरह बैठते हैं, बॉडी को टाइट करके बैठते हैं। अगर हमारे शरीर बच्चे की तरह शिथिल नहीं है तो हमारा ध्यान प्रॉपर होता नहीं है, उतनी अच्छे से ऊर्जा फ्लो करती नहीं है, और करने लगती है तो तकलीफ होती है। तो योग निद्रा यहाँ पर साधन है। योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, शवासन में लेटेंगे, रिलैक्स रखेंगे, अपने शरीर को शिथिल और स्थिर रखेंगे, तब हमारा ध्यान प्रॉपर होता है। तो जिन लोगों को भी ध्यान करने के बावजूद अगर माइग्रेन या हेडेक की समस्या हो रही है, उन लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो योग निद्रा का अभ्यास करें, वो शवासन का अभ्यास करें, अपने पूरे शरीर को, शरीर के एक एक मसल्स को रिलैक्स करने की कला सीखें। योग निद्रा पे किताब भी है,
बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा योग निद्रा पे प्रॉपर बुक भी है, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषा में। योग निद्रा का हम अभ्यास करना सीखें। जो तनाव होता है हमारे शरीर में, वो मन में के बाद हमारे बॉडी के मसल्स में आता है, और मसल्स में तनाव आ गया है, जब तक उस तनाव को रिलीज नहीं करेंगे बीमारी कैसे जाएगी बाहर, है ना। तो हम ध्यान को भी, अगर मूर्ति की तरह हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो वो बात नहीं है। शिथिल होकर बच्चे की तरह बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है। स्थिरम आसनम आत्मनः भगवत गीता में आया है। स्थिर होकर ध्यान के दौरान अगर, और वो स्थिरता सहजता से आए, हम जबरदस्ती अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बात नहीं है। बॉडी में हम कंफर्टेबल रहें, फ्लेक्सिबल रहें, और उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी स्टिफ है, नहीं है, तो योग निद्रा करने से हो जाता है। योग निद्रा के अलावा ब्रेथ वर्क करने से भी हमारा शरीर जो है, उसके जो ब्लॉकेज है नाड़ियों के, वो खुलते हैं। तो पहले तो हम सिर्फ योग निद्रा करना ज़्यादा आसान है, योग निद्रा कर सकते हैं। हम ब्रेथ वर्क भी साथ साथ कर सकते हैं अगर हमारे पास समय हो तो। नहीं तो पहले योग निद्रा करने से ही बात बन जाती है रिलैक्सेशन की। अगर नहीं बात बने तो हम ब्रेथ वर्क भी कर लें, हफ्ते में एक दिन ब्रेथ वर्क करें। नाड़ियों के ब्लॉकेज जब खुल जाएंगे तो ध्यान के अंदर ऊर्जा बहुत आसानी से बहती है और माइग्रेन हो नहीं सकता। अगर किसी ध्यानी को माइग्रेन होता है तब तो मैं उसे यही कहूँगा कि अभी उसने ध्यान करना सीखा नहीं। ध्यानी को माइग्रेन नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इन सभी सवालों के जवाब दिए, और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ मैम। जी मैम। दीपिका नाम है मेरा। जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे ना करीब 20-25 साल से सांस की प्रॉब्लम मतलब पहले से है। जैसे अभी अभी ज्यादा हो रहा है, मौसम बदलता है ना तो सांस चलती है। एलर्जी का अस्थमा है, धूल से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। जी, ठीक है। हाँ जी। देखिए, अस्थमा की जो तकलीफ होती है, और अस्थमा सांस की तकलीफ है, हमें जानते हैं फेफड़े की बीमारी है। तो हमें फेफड़े का, लंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है LU4 LU5। आप 2 पॉइंट समझ लीजिए, LU4 और LU5। LU5 जो है हमारी एल्बो पे है, कोहनी पर है। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करेंगे तो ये अस्थमा को बहुत अच्छा ठीक करता है। LU5 जब हम अपने एल्बो को मोड़ते हैं तो एल्बो पे आता है। LU5 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच कर आप रख लें। आप दोनों हाथों में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। अगर आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाएंगे तो ये आपके अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर देगा। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा जब आपको अचानक से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हो और तकलीफ बढ़ रही है तो LU5 से ही ऊपर हमारे मिड आर्म के पोर्शन पे यहाँ पे LU4 होता है, हम इसको भी कर सकते हैं। लेकिन ये LU4 जो है वो इमरजेंसी के समय करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल टाइम में भी किया जाने पे कोई नुकसान तो नहीं है, इमरजेंसी में ज़्यादा अच्छा काम आता है। जब अचानक से सांस फूल रही है, क्या करें, तो उस समय दोनों हाथों में LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो तुरंत लाभ आता है। इस LU4 को ऑक्सीजन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लगाने, अगर किसी को सांस की तकलीफ हो, हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑक्सीजन लगाया जाएगा, तो वो ऑक्सीजन लगाने जैसा इफेक्ट इस LU4 को दबाने से आ जाता है। तो LU4 LU5 को दबाएं, और थोड़ा सा हम मानसिक कारणों पर जाएं। देखिए, हर एक रोग का मानसिक कारण होता है। मन में कुछ ऐसा बातें हैं हमारे सबकॉन्शियस में जिसके कारण से ये सांस की तकलीफ हो रही है। लाइफ में किसी मुकाम पे आपको रिस्ट्रिक्शन मिला है, आप फ्रीडम को आपने मिस किया है, और वो जो तकलीफ है जो कि एलर्जी के रूप में आ रहा है, किसी घटना से या किसी परिस्थिति से हम परेशान हुए हैं, तो वो परेशानी जो है वो एलर्जी के रूप में दिख रही है। थोड़ा लुई हे को पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ और मिरर वर्क। और जब कंसेप्ट को समझते हुए हम आईने के सामने अफर्मेशन करेंगे, तब जब हमारे मन से वो डर निकल जाएगा जिसको हम एलर्जी के रूप में अभी पता चल रहा है, तो डर के रिलीज हो जाने से हमारा जो अस्थमा है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट और LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट। इन पॉइंट्स को दबाएं और देखेंगे कि आप में बदलाव जल्द ही दिखने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर, आज का एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि कई बार ये होता है कि
हमारे खान पान की वजह से हमारा शरीर में जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि बैठे बैठे हमने कुछ ऐसा खाया भी नहीं उल्टा पुल्टा, लेकिन उसके बावजूद भी बैठे बैठे पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द शुरू हो रहा इंसान है। झूठ बोल रहा है। जी, पिछले दिनों में, कुछ दिनों में उसने अपने शरीर में ऐसा कुछ खा लिया है, जी, जैसे हमारे शरीर जो है वो जानवर के दूध के लिए नहीं बना है। जानवर का दूध जानवर के बच्चे के लिए है। जी, हम अब चाय भी पी रहे हैं, हम चाय को नॉर्मल मान लेते हैं। चाय जो है वो नेचुरल चीज़ नहीं है। जो प्रकृति पैदा करती है, प्रकृति उपजाती है, वो फल और सब्जियां हमारे लिए नेचुरल है। अगर हम चाय पी रहे हैं, चाय को नॉर्मल मान रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हमने तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है। गड़बड़ किया है, लेकिन उस गड़बड़ को गड़बड़ नहीं मान रहा है। दिक्कत ये है। वो दिनचर्या का हिस्सा है। हाँ, तो अगर हम सही भोजन लेंगे तो बीमारी तो आ नहीं सकती, लेकिन हम उसको भूल गए हैं या हम समझते नहीं हैं कि ये गड़बड़ है, ये नुकसानदायक है। जी, एनिमल मिल्क जो है वो एनिमल के लिए है। ह्यूमन को जब उसको माँ के दूध का चाहिए, जो बचपन में जो हमने लिया, सभी ने लिया होगा, तो बचपन तक हमें माँ का दूध चाहिए। बाद में भी तो मिल्क की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मिल्क लेते हैं तो फिर गैस्ट्राइटिस तो होगी, तकलीफें तो होंगी। जी, तो सर क्या, क्योंकि ये अब इंडाइजेशन जैसी समस्या हो रही है, उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से सारा काम का जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम दिक्कत महसूस कर रहे हैं, शरीर ठीक नहीं है एक तरीके से, तो इसलिए जो है सर इसका दिखता है, असर हमारे शरीर पर दिखता है। तो हमें भोजन में बदलाव करना पड़ेगा। जी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु जी, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अपनी नींद को अच्छा करना पड़ेगा, हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। तो जब हम राइट फूड लेंगे, सही समय पर सोएंगे, सोने से पहले ध्यान करेंगे, रिलैक्स रहना सीखेंगे, योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, बेयरफुट वॉकिंग करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, है ना, और थोड़ा चक्रों को समझेंगे। 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा केंद्र हैं। अब यहाँ पर तकलीफ है तो कौन सा चक्र यहाँ पे गड़बड़ है, अगर वो समझते हुए हम अपने ध्यान के माध्यम से उस चक्र को ठीक करेंगे तो बीमारी ठीक होगी। तो हम सिर्फ विशफुल थिंकिंग रखें कि मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए ध्यान से, तो उससे ध्यान ठीक नहीं होता। अगर हम समझदारी के साथ अपने ध्यान में चक्रा पे काम करते हैं, मुझे अगर पता चल गया कि यहाँ पेट की बीमारी है तो मणिपुर चक्र पे काम करना है, तो मणिपुर चक्र पे काम करने के लिए पीले फूलों के साथ ध्यान कीजिए। आपको अगर अपनी ध्यान के दौरान अगर ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत सारे ध्यानियों को होती है, तो उसको अपने मणिपुर चक्र में ले जाइए। मणिपुर चक्र के बारे में वहाँ पर अटेंशन रखिए। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे आपका ध्यान रहता है वहाँ पे ऊर्जा बहती है। तो जब ऊर्जा के ध्यान के दौरान आपको ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो उस समय अपना ध्यान मणिपुर चक्र पे ले जाए। अगर मणिपुर चक्र को ठीक करना है तो चक्र ठीक हो जाएगा। चक्र ठीक होंगे तो बीमारी ठीक होगी। हमें ध्यान को, ऊर्जा को, राइट लाइफ स्टाइल को जीवन में समझना है। हेल्दी होना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है, गलत जीवनचर्या पकड़ ली है, तो हम परेशान होते रहते हैं और दवाइयों में इलाज खोजते हैं। दवाइयों में इलाज नहीं है, इलाज ऊर्जा में है और माइंडसेट में है। जी, तो कहीं ना कहीं बस अपने दिनचर्या को ठीक करना है, सही भोजन लेना है, सांसों पे ध्यान करना है और नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, इससे हम ज़रूर ठीक हो जाएंगे। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इन सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत खूबसूरती से दिए। और मैं अपने सभी दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि जो दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए वो हमसे फिर जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6 और पूछ सकते हैं अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC